मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है जीव जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग। इससे पहले हम लोगों ने वायु से फैलने वाले रोग और जल से फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जीव जंतुओं द्वारा कैसे रोग फैलते हैं। संक्रामक रोगों के जीवाणु किसी न किसी माध्यम के द्वारा फैलते हैं, अर्थात व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के लिए उन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कीट पतंगे भी संक्रामक रोगों का संवहन करते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, पिस्सू, कुत्ते। फाइलेरिया, पीत ज्वर, डेंगू आदि रोग भी किसी न किसी जीव जंतुओं द्वारा फैलते हैं। जूं, कीट, केंचुए भी कई रोगों का संवहन करते हैं। यहाँ पे कुछ कृमियों को दिखाया गया है, जैसे ये जूं, केचुआ, पिस्सू, खटमल या काकरोच कुछ भी है, जिस विभिन्न प्रकार के कृमियों के बारे में बताया गया है। जिसमें पहला है मलेरिया। मलेरिया को जड़ी बुखार भी कहते हैं। मलेरिया व्यापक स्तर पर फैलने वाला संक्रामक रोग है जो मानवीय स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह रोग रक्त के माध्यम से संक्रमित होकर फैलाता है। समुचित उपचार के अभाव में इस रोग के परिणाम घातक होते हैं। कुछ समय पूर्व तक यह महामारी के रूप में फैलता था और पूरे क्षेत्र को ग्रसित करता था। यह सीलन भरे स्थानों, दलदलों और नदियों के किनारे जहां पानी एकत्र होकर सड़ता रहता है एवं पहाड़ी स्थानों में फैलता है। हमारे देश में आज भी मलेरिया एक समस्या बना हुआ है। 1953 ईस्वी में बहुत से देशों ने मलेरिया नियंत्रण योजना लागू की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसमें बहुत योगदान दिया है, जो बहुत सफल भी रहा है। भारत में 1954 ईस्वी में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप इस पर नियंत्रण प्राप्त भी कर लिया गया है। अब इसके महामारी के रूप में फैलने की संभावना समाप्त हो गई है। तो देखिए मलेरिया के जीवाणु कैसे होते हैं। मच्छर का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं से माध्यम से गुजरता है। मच्छर के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को क्रमशः अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर कहा जाता है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। मादा मच्छर वर्षा ऋतु में तालाबों, नालों और नलियों और कूलर की टंकी आदि में जहां रुके हुए पानी में अंडे देती है, जो पानी पे तैरते रहते हैं। 2-3 दिनों में अंडों से सक्रिय लार्वा निकलते हैं। ये तेजी से खाते और वृद्धि करते हैं। लगभग 13-14 दिन बाद लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा अवस्था में यह भोजन ग्रहण नहीं करता है और 4-5 दिन बाद प्यूपा की त्वचा को फाड़कर पूर्ण विकसित शिशु मच्छर बाहर आ जाता है और वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से उड़ जाता है। साधारणतः मच्छर का जीवन काल 8 से 34 दिन ही होता है। मलेरिया फैलने के कारण। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जीवाणु प्लाज्मोडियम। एग्जाम में आता है बच्चों, मलेरिया किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम नाम के जीवाणु से फैलता है। यह जीवाणु एक कोशिकी होता है। इसे पराश्रयी जीवाणु कहते हैं। पराश्रयी मतलब दूसरों पे आश्रित होने वाला, क्योंकि यह जीवाणु एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर के शरीर में वृद्धि करते हैं तथा पनपते हैं। जब एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर रोगी व्यक्ति को काटता है, तब उसके रक्त के साथ इस पराश्रयी जीवाणु को भी चूस लेता है। पुनः स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर इन जीवाणुओं को उसके शरीर में प्रविष्ट करा देता है। इस प्रकार एनाफिलीज मच्छर ही मलेरिया रोग फैलाने का माध्यम होता है। यानी मलेरिया एनाफिलीज मच्छर द्वारा प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है।
मलेरिया जीवाणु प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से फैलता है और इसका वाहक होता है एनाफिलीज मच्छर। वाहक मतलब इसको फैलाने वाला कारक। मलेरिया के प्रकार। मलेरिया के जीवाणुओं का जीवन चक्र मनुष्य के रक्त में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यदि उनके लिए वातावरण उपयुक्त हो तो यह 28, 48, 72 घंटों में समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं के अनुसार ही यह रोग भी कई प्रकार का हो जाता है। जैसे एक प्रकार का मलेरिया ज्वर हर तीसरे दिन चढ़ता है, इसे अंतरा, तृतीयक और तिजारी भी ज्वर कहते हैं। दूसरे प्रकार का मलेरिया ज्वर प्रत्येक चौथे दिन चढ़ता है, इसे चौथिया कहते हैं। तीसरे प्रकार की मलेरिया भी तिजारी जैसा होता है किंतु अधिक भयानक होता है, अतः इसे संघातक तिजारी कहते हैं। चौथे प्रकार का मलेरिया बुखार ऐसा होता है जिसका कोई क्रम नहीं होता है, कभी एक दिन बाद, कभी 3-4 दिन बाद भी यह चलता रहता है, इसे STO आठमनल कहते हैं। यह रोग भी बहुत भयंकर होता है, कभी कभी रोगी बेचैनी के कारण मूर्छित भी हो जाता है, इसे उल्टी दस्त होने लगते हैं और वह बकने झकने लगता है, मतलब मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। एक अन्य प्रकार का भी मलेरिया होता है जिसे काला पानी ज्वर, ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। काला पानी ज्वर, ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। इस रोग में रोगी के मूत्र में रक्त का हीमोग्लोबिन आता है जिससे मूत्र का रंग काला काला सा दिखाई देने लगता है। अब पढ़ते हैं मलेरिया के लक्षण। लक्षण इस प्रकार मच्छर काटने से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मच्छर के काटने पर रोगाणु व्यक्ति के यकृत में पहुंचकर लाल रक्त कणों को लगभग 8 से 10 दिन तक लाल रक्त कणिकाओं में लगभग 8 से 10 दिन तक निवास करते हैं तथा स्वयं विभाजित होकर अपनी वृद्धि करते रहते हैं। इस समय तक रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। इस अवधि के पश्चात यह पुनः रक्त कणों को फोड़कर रक्त प्रवाह में जा मिलते हैं। इस समय से एक प्रकार का जीव विष यानी टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। यही जीव विष ही यानी टॉक्सिन ही रोगी में मलेरिया के लक्षण उत्पन्न करने लगता है। यानी ये जो रोगाणु होते हैं ये यकृत में पहुंचकर लाल रक्त कणिकाओं में जाकर 8 से 10 दिन तक निवास करने लगते हैं तथा स्वयं विभाजित मतलब स्वयं को उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने में वृद्धि करते हैं और इस समय तथा उस समय लक्षण भी उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद वह पुनः रक्त में वापस चले जाते हैं और एक प्रकार का टॉक्सिन या विष उत्पन्न करते हैं जिससे मलेरिया के लक्षण दिखने लगते हैं। यदि व्यक्ति के शरीर में रोग क्षमता शक्ति तीव्र है तो हो सकता है कि पहली अवधि में रोगाणु समाप्त हो जाए अथवा दूसरी स्थिति में भी पराश्रयी जीवाणु द्वारा उत्पन्न जीविष को समाप्त कर दे, अन्यथा पराश्रयी विजय हो जाएंगे और रोगी के शरीर में मलेरिया के निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होंगे। मलेरिया का मुख्य लक्षण ज्वर है जो बार बार उतरने चढ़ने वाला होता है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। ज्वर चढ़ते समय रोगी को भयंकर रूप से सर्दी लगती है। गर्मी के दिनों में भी रोगी कांपने लगता है, उसके दांत भी किटकिटाने लगते हैं। सिर में असहनीय पीड़ा, जी मिचलाना, पित्त का वमन आदि मलेरिया के चढ़ते चढ़ते ज्वर के लक्षण हैं। 2-3 घंटे में ज्वर उतरने लगता है। इस समय रोगी को अत्यधिक पसीना होता है। बालक रोगी का प्लीहा यानी स्प्लेम बढ़ जाता है जिसको तुरंत उचित चिकित्सा करानी चाहिए। मलेरिया के उपचार। मलेरिया की आशंका होते ही डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। आरंभ में पिरमाक्यून की गोलियों से पराशरयी नष्ट हो जाते हैं जिससे मलेरिया की भयानक स्थिति नहीं आ पाती। रोगी रोग से बच जाता है और वह रोग संक्रमण भी नहीं कर पाता है। रोग की स्थिति में क्लोरोक्वीन, केमोक्लिविन आदि औषधियाँ विशेष रूप से लाभ पहुँचाती हैं। ज्वर उतरने पर
रोगी को हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को तब तक पूर्ण विश्राम कराना चाहिए जब तक कि वह रोग मुक्त न हो जाए। अब आता है मलेरिया से बचने के उपाय। मलेरिया से बचने के मुख्य उपायों में मच्छर से शरीर को बचाना और मच्छर को नष्ट करना है। इसके लिए घर में तथा घर के आसपास गड्ढों को भरवा देना चाहिए, जिससे बरसात में उसमें पानी इकट्ठे होकर सड़ने न पाए। मच्छर सड़ते हुए स्थिर पानी में अपने अंडे देते हैं। यदि कोई जलाशय समाप्त न किए जाएं तो उसमें मिट्टी का तेल या मच्छर मारने की दवा डाल देनी चाहिए, जिससे मच्छरों के लार्वा नष्ट हो जाएंगे तथा मच्छर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। घर तथा घर के बाहर नाली सड़कें स्वच्छ हो, इधर उधर कूड़े का ढेर जमा न हो। ऐसे स्थानों पर भी मच्छर उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त मच्छर अंधेरे और सीलन युक्त स्थानों पर भी अपना स्थान बनाते हैं। दिन में वहीं छिपे रहते हैं, किंतु रात्रि में अंधेरा होने पर निकलते हैं और व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं। अतः घर की सफाई करते समय घर के कोने कोने तथा फर्नीचर आदि के पीछे भी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मकान की बनावट आदि प्रकाश युक्त और हवा युक्त होनी चाहिए। मच्छरों को पनपने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यदि इतना होने पर भी मच्छरों यानी एनाफ्लीज को समूल नष्ट न किया जा सके तो घर में रात्रि में सोने से पूर्व डीडीटी या फिल्ट का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे मच्छर तो नष्ट होंगे तथा शेष भाग भी चले जाएंगे। बरसात के दिनों में मच्छर उत्पन्न हो ही जाते हैं, अतः मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। शरीर पर सरसों का तेल या ओडोमॉस लगाने से मच्छर पास नहीं आते हैं, जिससे उनकी तीव्र महक से चिढ़ होती है। कमरे में कछुआ छाप अगरबत्ती या नीम का धुआं भी मच्छरों को भगाने में सहयोग करता है। पलंग के चारों ओर जमीन पर थोड़ा मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए, जिससे मच्छरों से बचाव हो जाता है। पशु बांधने वाले स्थानों में डीडीटी का छिड़काव करके मच्छर को नष्ट करना चाहिए। जीव जंतु द्वारा फैलने वाले दूसरे रोगों में है प्लेग। प्लेग एक अत्यंत भयंकर संक्रामक रोग है। इसे काली मृत्यु भी कहते हैं, क्योंकि यह रोग महामारी के रूप में ही फैलता है तथा पूरे मोहल्ले, गांव या क्षेत्र को तीव्र गति से अपनी चपेट में ले लेता है और देखते ही देखते लाखों व्यक्ति काल का ग्रास बन जाते हैं। प्लेग का रोग अक्टूबर से मार्च तक चलता है। मार्च में प्लेग का प्रकोप होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए प्लेग से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक मार्च में ही होती है। मई जून तक इसका प्रकोप कम हो जाता है। कारण प्लेग एक प्रकार का बैसिलस द्वारा उत्पन्न होता है। इसे पास्चुरेला पेट्स कहते हैं। इनका आकार एक अंडे की भांति होता है। यह अलग अलग तरह के होते हैं तथा श्रृंखलाबद्ध रूप में भी होते हैं। मानव तथा पशु शरीर के बाहर नहीं। यह प्रायः लसिका ग्रंथि, यकृत, प्लीहा, वृक्क, आंतों और अन्य रोगग्रस्त भागों में पाए जाते हैं। मानव तथा शिशु शरीर के बाहर नहीं, यानी मानव और शिशु के शरीर के बाहर नहीं बल्कि आंतरिक अंगों में लसिका ग्रंथि, यकृत, प्लीहा, वृक्क, आंतों तथा अन्य रोगों भागों में पाए जाते हैं। ये बैसिलस तीव्र धूप या 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 घंटों में नष्ट भी हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के शरीर में प्रवेश करते हैं। पहला है त्वचा द्वारा और दूसरा है श्वास द्वारा। प्लेग रोग 2 प्रकार का होता है। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग। इस प्रकार के प्लेग में गर्दन, जांघ तथा बगल की ग्रंथियां सूज जाती हैं और पक जाती हैं। शीघ्र ही इन ग्रंथियों के फूट जाने से विषैला पदार्थ शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करता है और शीघ्र ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह पिस्सुओं द्वारा फैलता है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग।
यह रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है और रोगी के संपर्क में आने से ही उसकी श्वास द्वारा जीवाणु निकलकर स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिससे रोगी को श्वास लेने में पीड़ा तथा थूक और कफ के साथ रक्त आने लगता है। अब है संक्रमण। प्लेग तथा चूहों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। वास्तव में यह रोग चूहों द्वारा होता है। जब एक चूहा प्लेग से मर जाता है तो उसके शरीर के पिस्सू दूसरे चूहों को अपना शिकार बनाते हैं। यह उन्हें चूहों के स्थान पर मानव शरीर पर आक्रमण करते हैं तथा उसके काटने से प्लेग रोग के रोगाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। चूहों के माध्यम से ग्रंथि प्लेग रोग ही फैलता है। चूहे प्रायः घरेलू बड़े चूहे प्लेग नहीं फैलाते हैं। प्लेग फैलाने वाले चूहे दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का चूहा मस्टिस आमिनस कहलाता है। ये मुंबई तथा उसके आसपास के स्थानों पर पाए जाते हैं। कूड़े करकट और गौशाला आदि में होते हैं। केवल भोजन की तलाश में घरों से बाहर निकलते हैं। इनका शरीर बड़ा और पूंछ छोटी होती है। दूसरे प्रकार का चूहा मस्ट रेट्स कहलाते हैं। ये प्रायः घरों में बिलों के अंदर रहते हैं। ये गहरे रंग के और कड़ी पूंछ वाले होते हैं। यह सरलता से ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं पर कूद नहीं सकते हैं।